जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का। और आज हम बात करेंगे कि भाजपा की योगी सरकार के छोटे सहयोगियों का दिल्ली चक्कर लगाना, योगी सरकार में मची वो एक हफ्ते की सियासी खटपट, पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़े दलों के बजाय छोटे दलों से गठबंधन का ऐलान, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 2007 की तर्ज पर एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेलना और पहली बार कांग्रेस का प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर यूपी में विधानसभा चुनाव में उतरना। उत्तर प्रदेश की इन सियासी उठापटकों के आखिर क्या है राजनीतिक मायने? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण, अवश्य देखिए। हमारे देश की राजनीति में यूपी की हमेशा से ही बड़ी भूमिका रही है और अब ये भूमिका और इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब से चंद महीनों पहले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस में तमाम बड़ी टूट होने के बावजूद ममता बनर्जी को 213 विधानसभा सीटों का विशालकाय बहुमत मिल गया, जिसके बाद मुकुल रॉय जैसे वजनदार चेहरे की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी हुई और कई भाजपा विधायकों की घर वापसी की अटकलों के बीच अब भाजपा भी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि जिस तरह 2019 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, अब विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार और मुकुल रॉय समेत तमाम नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी के बाद बंगाल में भाजपा का उस प्रदर्शन को दोहरा पाना काफी ज्यादा कठिन दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में अब 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर भाजपा की निगाह यहाँ तक टिक गई। अब से चंद दिनों पहले यूपी में एक तरह की सियासी हलचल मच गई थी, जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक पारा गर्म हो गया था। योगी को सीएम पद से हटाने से लेकर राजनाथ सिंह की राज्य में वापसी होने जैसी अफवाहें तक बाजार में फैलने लग गई थी। असल में इस पूरी भागदौड़ और खलबली के पीछे का कारण था तब हुए पंचायत स्तर के सदस्यों के चुनाव, जिसमें समाजवादी पार्टी भाजपा पर काफी भारी पड़ गई थी। हालांकि भाजपा की ओर से तर्क दिया जा रहा था कि पिछले बार के मुकाबले उसके आंकड़ों में सुधार है, मगर ऐसा भी लंबे समय बाद देखने को मिला कि जिस पार्टी की यूपी में सरकार है उस पार्टी को पंचायत सदस्यों के चुनाव में विपक्षी दल से हार का सामना करना पड़े। और इन्हीं पंचायत चुनावों ने प्रदेश सरकार से लेकर संघ और आला कमान तक की चिंताएं बढ़ा दी थी। हालांकि इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, जिनमें जनता नहीं बल्कि चुने हुए पंचायत के सदस्य वोट देते हैं, उसमें भाजपा सब पर भारी पड़ गई। मगर बावजूद इसके पंचायत सदस्यों के चुनाव, जिनमें जनता ने वोट दिया था, वहां भाजपा को मिली हार से राज्य और केंद्र सरकार सचेत हो गई। जब इन चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा हुई तो ये बात सामने आई कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन का बड़ा हाथ तो था ही, जो पश्चिमी यूपी में भाजपा की हार और सपा व राष्ट्रीय लोकदल की जीत का कारण बना। साथ ही भाजपा के लिए एक और चिंताजनक बात जो सामने निकल कर आई वो ये है कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की कई जनजातियों में भाजपा के प्रति नाराजगी देखी गई। इसका कारण ये है कि पिछले वर्ष हुए लॉकडाउन के बाद से ही इस वर्ग के लोग जो मछली पालन, मटका बनाने, नाव चलाने जैसे अपने परंपरागत और स्थानीय काम करते हैं, उन्हें पिछले 1 से 1.5 वर्ष में भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिनमें प्रमुख रूप से मल्लाह समुदाय शामिल है। इस समुदाय के लोग नदी किनारे रहते हैं और अपने रोजगार के लिए मछलियां बेचते हैं और कोविड के वक्त से ही ये भारी नुकसान झेल रहे थे सो अलग। साथ ही पिछले दिनों गंगा में बहती और गंगा किनारे दफन हुई सैकड़ों लाशों की खबर सामने आने के बाद इन मछुआरों को कई ज्यादा घाटा झेलना पड़ा है। इसके साथ ही कई और समुदायों समेत निषाद और कुर्मी वोट बैंक भी पंचायत चुनाव में भाजपा से काफी हद तक नाराज दिखाई दिया, जो कि पंचायत सदस्यों के चुनाव परिणामों से साफ देखा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि भाजपा के सहयोगियों में शामिल अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद जैसे तमाम राजनेताओं ने भाजपा के बड़े नेताओं से मेल मुलाकात करनी शुरू कर दी, तो वहीं भाजपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी कड़े तेवर दिखाने लग गए। दूसरी तरफ मीडिया ने जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सीएम पद के चेहरे पर सवाल किया तो उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और संगठन के चुनाव लड़ने की बात कही, मगर योगी आदित्यनाथ का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। कहीं न कहीं इससे ये भी साफ देखा जा सकता है कि यूपी भाजपा में भी एक बड़े वर्ग की कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अंदरूनी खटपट चल रही है।
याद हो तो दिसंबर 2019 में यूपी के विधानसभा भवन में सत्र के दौरान भाजपा के करीब 100 से अधिक विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ही खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। हालांकि वो मामला तभी सुलझा लिया गया था, मगर फिलहाल की बात करें तो पिछले दिनों चली इस सियासी उठापटक से पहले खबर ये भी आई थी कि भाजपा के 64% विधायक मुख्यमंत्री योगी से नाखुश हैं। ये खबर कई स्थानीय अखबारों समेत दिल्ली के भी कई अखबारों में खूब छपी थी। इस सब के बाद ही सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे शुरू हुए और संघ के साथ ही भाजपा आलाकमान के विश्वस्त माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा को राज्य भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार जैसे दिग्गजों ने यूपी में डेरा डाल दिया। दिल्ली सूत्रों की माने तो इस खटपट ने मुख्यमंत्री योगी की चिंताएं वाकई बढ़ाकर रख दी थी, मगर इस सब के बावजूद योगी पार्टी में मौजूद उनके प्रतिद्वंदियों और विरोधियों पर भारी पड़ गए। असल में भाजपा में मोदी युग की शुरुआत के बाद से ही राज्यों में उस तरह के मुख्यमंत्रियों या पूर्व मुख्यमंत्रियों या मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो अपने अपने राज्यों में भाजपा के सबसे प्रभावशाली और वजनदार नेता हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान में वसुंधरा राजे, हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा जैसे लोग शामिल हैं। और इनमें से वसुंधरा राजे और बीएस येदियुरप्पा की तो अभी तक भाजपा आलाकमान से ठनी दिखाई देती है। यूपी की बात करें तो 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश भाजपा में राज्य स्तर के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं और शायद यही वजह रही कि पार्टी में तमाम खींचतान और कई विधायकों के नाराज होने की खबरों के बावजूद योगी आदित्यनाथ पार्टी में अपने सभी विरोधियों पर भारी पड़ गए। 2002 से पहले भाजपा कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भारी नुकसान झेल चुकी थी, तो ऐसे में वही गलती दोबारा दोहराना भाजपा के लिए कतई सही नहीं होता। मगर बात घूम फिर कर फिर वही आ जाती है कि पार्टी में तो योगी जीत गए, मगर हाल के पंचायत सदस्यों के चुनाव जिसमें जनता ने वोट दिया था, उसके परिणामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और ये बात भी साफ है कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के कई समुदायों की जमीनी स्तर पर योगी सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है, जो पार्टी के लिए चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि इन सभी जनजातियों का राज्य की 160 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है और इनमें कहीं न कहीं आसमान छूती महंगाई का भी बड़ा रोल है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे को भले देश का मेन मीडिया उतना जोर शोर से ना उठा रहा हो, मगर 100 से ज्यादा का पेट्रोल और 800 से ज्यादा का रसोई गैस का सिलेंडर एक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो तब 36.6% मतों के साथ भाजपा ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में सपा को 21.8% मतों के साथ मात्र 47 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस मात्र 6.2% मतों के साथ 7 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बसपा को 22.2% मतों के साथ मात्र 19 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस वक्त भाजपा ने बसपा को मिलने वाले एक बड़े दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी, जिसके चलते राज्य में पहली बार ब्राह्मणों, ठाकुरों के अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के कई समुदायों के साथ ही पश्चिमी यूपी में सबसे प्रभावशाली किसान यानी जाट समुदाय का भी भाजपा को पूरा समर्थन प्राप्त था। इस समय भाजपा की रणनीति भी यही थी कि वो इन जनजातियों का नेतृत्व करने वाले छोटे दलों से गठबंधन करे और ये रणनीति भाजपा के लिए सफल भी साबित हुई। 2019 में जब सपा बसपा में गठबंधन भी हुआ, तब भी ये गठबंधन मात्र 15 सीटें ही जीत पाया, जिसमें सपा ने 5 तो वहीं बसपा ने 10 सीटें जीती, जिससे ये भी साफ हो गया कि सपा अपना परंपरागत वोट बैंक बसपा की तरफ ट्रांसफर कराने में सफल हुई, मगर कई सीटों पर बसपा के परंपरागत वोटर सपा के बजाय भाजपा की ओर खसक गए। खैर, इस गठबंधन के टूटने के बाद अब सपा के साथ ही बसपा भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि वे कांग्रेस या बसपा से नहीं बल्कि उनके चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही महान दल समेत कई और छोटे दलों से गठबंधन करने वाले हैं। ऐसे में ये साफ होता जा रहा है कि जिस रणनीति पर भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता था, उसी तरह की रणनीति अखिलेश यादव अपना रहे हैं। यूपी में अगर विपक्ष की बात करें तो पर्दे पर सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राज्य में जमीनी दौरे करने शुरू कर दिए हैं।
दूसरी ओर 2007 की तर्ज पर बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए जोर लगाती हुई दिख रही हैं, जिसके चलते रामनगरी अयोध्या से बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत होने वाली है। राज्य स्तरीय पत्रकारों की माने तो इस सब में फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों में किसी को सबसे बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है तो वो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी। हालांकि सपा को मिलने वाला ये फायदा इतना बड़ा होगा या नहीं कि वो सरकार बना सके, इस पर चुनाव करीब आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति के जानकारों का ये भी मानना है कि राम मंदिर के सहारे एक बार फिर भाजपा मैदान में होगी और हिंदुत्व के सहारे चुनाव में उतरने वाली बीजेपी को चुनौती देना अखिलेश यादव के लिए भी आसान तो नहीं होगा। मगर विश्लेषकों का इसके बावजूद ये साफ तौर पर मानना है कि अखिलेश यादव को बड़ा फायदा होने की प्रबल संभावना है और पंचायत सदस्यों के चुनाव में भाजपा को मिली हार के साथ ही किसानों की नाराजगी, बढ़ती हुई महंगाई और कोरोना के वक्त हुई अव्यवस्थाओं जैसे मुद्दों ने यूपी का राजनीतिक लोहा गर्म कर दिया है, जिस पर चोट करने के लिए अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता मैदान में कूद गए। साथ ही अखिलेश यादव ये भी समझते हैं कि पिछले बार की तरह अगर इस बार भी मुलायम परिवार एकजुट नहीं हुआ तो उसका नुकसान सपा को झेलना पड़ सकता है और इसलिए अखिलेश अभी से ही अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से गठबंधन करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी ओर राज्य में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को आगे कर विधानसभा चुनावों में उतरने जा रही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी फिलहाल यही कह रही है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेगी। लखनऊ सूत्रों की माने तो तकरीबन 45 से 50 ऐसे राजनेता हैं जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए अभी से हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि जमीनी स्तर पर ध्वस्त हो चुके संगठन ने कांग्रेस को अपने 2012 वाले 29 सीटों के प्रदर्शन तक को दोहराना भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर अब मजबूत निर्दलियों के साथ ही सपा बसपा के उन विधायकों या पूर्व विधायकों पर है जिनके टिकट कटने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, मगर दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा किसी गठबंधन से साफ इनकार भी नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बीते कुछ वर्षों में यूपी में समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी उसकी राजनीतिक पकड़ को भली भांति जानती है। वहीं बसपा में इस बार अपने परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी बचाने के साथ ही प्रदर्शन में सुधार करने की चुनौती है, क्योंकि भीम आर्मी के भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने से सीधा नुकसान तो बसपा का ही है। साथ ही हाल ही में लालजी वर्मा और अचल राजभर जैसे दिग्गजों को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित कर दिया है और 19 में से कुल 11 विधायकों को बसपा ने अब तक निष्कासित कर दिया है, यानी अब बसपा के पास फिलहाल सिर्फ 7 विधायक रह गए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने अपने पुराने वोट बैंक को बरकरार रखने की काफी बड़ी चुनौती है। हालांकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बसपा से गठबंधन भी कर सकते हैं, मगर फिलहाल इस पर कुछ भी साफ नहीं है। तो वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मायावती एक बार फिर ब्राह्मण समुदाय में सेंधमारी करने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सतीश चंद्र मिश्रा से लेकर लोकसभा सांसद रितेश पांडे को अभी से आगे कर दिया गया है और अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी अपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत करने वाली है। हालांकि एक चेहरे के तौर पर फिलहाल की बात करें तो जनता के समक्ष ये संदेश साफ तौर पर गया है कि आज की तारीख में यूपी में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी ही है, मगर बसपा को पूरी तरह से दरकिनार करना भी फिलहाल बड़ी राजनीतिक भूल होगी। दूसरी ओर भाजपा भी ये जानती है कि किसानों की नाराजगी और योगी सरकार के छोटे छोटे सहयोगियों की नाराजगी उसके लिए चिंता का सबब बन सकती है। शायद यही वजह है कि संगठन के साथ ही अभी से ही भाजपा आलाकमान यूपी को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की जनजातियों को साधने की कोशिश भाजपा भी कर रही है, जो हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में साफ देखा जा सकता है। इस बार यहाँ 80 में से भाजपा के पास 65 सांसद हैं, तो वहीं 300 से अधिक विधायक। साथ ही केंद्र में 2 बार की मोदी सरकार के साथ राज्य में भाजपा की योगी सरकार है, यानी एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ हद तक देखे जाने की संभावना है। और इसके साथ ही किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान को भाजपा भली भांति समझ रही है, जिसके चलते संघ अभी से उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है। जमीनी पत्रकारों द्वारा ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को यूपी में बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन सपा को मिल रहा ये फायदा क्या इतना बड़ा होगा कि वो 202 का बहुमत का आंकड़ा पार कर जाए? ये कहना फिलहाल काफी दूर की कौड़ी है, क्योंकि तमाम प्रश्न चिन्हों के बावजूद भी बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन की मजबूती अन्य दलों की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही चुनाव करीब आते आते बसपा की सक्रियता को लेकर भी स्थिति काफी साफ होगी और कांग्रेस के बारे में भी ये साफ होगा कि वो अकेले चुनाव लड़ती है या गठबंधन करती है। कांग्रेस यहाँ फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को आगे करने के बावजूद बूथ स्तर पर सबसे ज्यादा कमजोर है।
वहीं अगर किसान आंदोलन और 26% मुस्लिम आबादी वाले इलाके पश्चिमी यूपी की बात करें तो 2017 में यहां से भाजपा को 109 सीटों पर जीत मिली थी। यानी भाजपा को मिले 312 सीटों वाले बड़े बहुमत में 109 विधानसभा सीटों का योगदान पश्चिमी यूपी का था। इसलिए ये इलाका भाजपा के साथ ही अन्य दलों के लिए भी अब काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। मुख्य मीडिया पर भले इस सब के बारे में कुछ न दिखाया जा रहा हो, मगर लखनऊ की सड़कों पर अभी से राजनीतिक दलों के पोस्टरों ने चुनावी माहौल काफी गर्म कर दिया है। ऐसे में दिन प्रतिदिन यूपी का सियासी पारा चढ़ता जाएगा, जिसमें कई राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। खैर, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।